लेकर आ रहा हूं मैथ्स का दंगल, जिसमें आपको मिलेगा मैथ्स का संपूर्ण ज्ञान। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। तो जुड़ना ना भूलिए हमारे साथ कल सुबह 9 बजे ओनली ऑन एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य है कि 2023 के एसएससी एग्जाम को क्रैक करना है तो ये सेशन आपको अटेंड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जैसे आपको मालूम है कि एसएससी के अब जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें सब में हमारा कंप्यूटर नॉलेज सेगमेंट है वो ऐड हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अभी सीजीएल टीयर 2 की बात करें, वहां 60 नंबर का वेटेज है आपका कंप्यूटर नॉलेज का। इसी तरह सीजीएसएल में भी है और आने वाले हर एग्जाम में इसका वेटेज बढ़ना है। दैट मीन जैसे हमारा रीजनिंग, मैथ्स और जीएस चल रहा था, उसी तरह कंप्यूटर नॉलेज भी अब हमारा एक सेगमेंट ऐड हो चुका है। अगर फाइनल एसएससी सिलेक्शन की बात करते हो, संपूर्ण अगर सिलेक्शन की बात आप करते हो तो आपको ये भी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि जैसे कि मालूम है कि सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है और उसी के लिए यहां पे कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस जो आपको प्रोवाइड की जा रही है रोजाना 11:30 बजे एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यहां पे करवा क्या रहा हूं, तो अभी हम यहां पे मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत बेहतरीन कलेक्शन है क्वेश्चंस के, जो मैं आपके साथ रोजाना डिस्कस करता हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है, उसको हम यहां पे शेयर करते हैं। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। अपना दिमाग और कॉपी और पेन को तैयार रखिएगा। मैं एक थोड़ा सा मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स, पीडीएफ एंड ऑल दैट की रिक्वायरमेंट कहते हैं। बच्चों, आप पढ़ने के लिए बैठे हो, कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, तभी ये क्लास आपके लिए खास रहने वाला है। क्योंकि सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करवाता हूं, उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो काइंडली ये आपके लिए सलाह है, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए और क्लास के सामने आप बैठे होना चाहिए, तभी ये क्लास आपके सिलेक्शन में मदद करने वाला है। तो चलिए बात करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, तब आपके लिए ज्यादा कारगर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पहला सवाल ये आया है आपकी स्क्रीन पे, जो लिया गया है डेटा स्ट्रक्चर से, यानी कि एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर जो कंप्यूटर में इस्तेमाल में लाया जाता है। पूछा ये गया है स्टैक वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, तो कॉपी और नोट्स है आपके सामने। अब स्टैक के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन अभी आपके हम मुद्दे देंगे, यानी स्टैक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे स्टैक है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सबसे पहले स्टैक क्या है ये आपको समझना चाहिए। बच्चों, याद रखो कि स्टैक जो हमारा एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि हम डेटा जैसे मान सकते हैं कि कैरेक्टर डेटा है, इंटीजर डेटा हो सकता है, डेसिमल डेटा हो सकता है, उसी तरह स्टैक भी एक डेटा होता है, यानी डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले स्टैक होता है क्या, वैसे देख सकते हैं। बेसिकली ये मेरा स्टैक है, आप देखे होंगे स्टैक मैंने ताश की गड्डी टाइप का ऐसा कुछ आपके पास देखा होगा, यानी एक तरह का कंटेनर है, एक तरह का ये कंटेनर है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है और ये कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा स्टैक है। अब सवाल ये पूछा है कि भाई ये स्टैक है वो काम किस पे करता है। तो ये स्टैक जो है वो बेसिकली काम करता है किस पे, तो वो लिफो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, लिफो प्रिंसिपल पे। लिफो कहने का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है बच्चों, याद रखिएगा। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट को स्टोर करता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए यहां 5 6 7 8 ऐसे करके डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए ये इनपुट लेगा, ठीक है, ये इनपुट लेगा और यहीं से ये आउटपुट भी करेगा। ठीक है, आउटपुट ही करेगा। तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले निकलेगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके पास वो होता है ना डाइस का डब्बा,
आप जब लूडो खेलते हो, लूडो का डब्बा ऐसा होता है ना आपके पास, तो सारी गोटियां अगर उसमें रखी रहती है, सारे जितने गोटियां होती है लूडो के वो रखे होते हैं, तो आप कैसा, जो सबसे अंतिम में रखा हुआ है वही पहले निकलेगा, वही पहले निकलेगा, दैट इज स्टैक। आपने बहुत सारा ताश की गड्डियों को भी ऐसे करके सजाया, या किसी भी डब्बे में अगर आप ऐसे क्रमता किसी चीज को रखते हैं तो वो कैसे काम करेगा, जो सबसे लास्ट में आएगा वही पहले निकलेगा। इसलिए कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में एंटर करेगा उसी को हम पहले निकलेंगे। तो स्टैक किस पे काम करता है, तो लीफो पे काम करता है। ये आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टैक जो काम किस पे करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करेगा, कहीं जाके लिख लेना बिल्कुल। अब इसी तरह एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जो इसी का टाइप है, उसे हम लोग कहते हैं क्यू। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वो हमारा होता है क्यू। क्यू क्या हो गया, जैसे कि आप जाते हो टिकट काउंटर में, टिकट लेने के लिए खड़े होते हो, या मेट्रो में आप खड़े हो तो लाइन में, तो आप क्या होता है, ऐसे कतार में है, क्रम में है, क्यू बना के। तो ये क्यू भी है एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर हो जो इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो काम करता है वो काम करता है फीफो पे, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने देखा होगा अगर ऐसा मैं कुछ बनाता हूं, ये मैं क्यू बनाता हूं, तो क्या होगा, जो पहले इन करेगा, इधर से इन कर रहा है, ये इन करेगा इधर से, और इधर से हमारा आउट करेगा। यानी ये कैसे काम करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाएगा कतार में वही जाके आगे बाहर पहले निकल जाएगा। तो याद रखिएगा क्यू किस पे काम करता है, कतार में जो पहले आगे रहेगा वही ना पहले। अगर मान लो ऐसे बांस की फल्ली मैंने लगा दी, मैंने ऐसे कोई लाइनिंग बना दी और साइड साइड से मैंने रेलिंग दे दी, रेलिंग में बच्चा इंटर कर रहा है, तो कौन पहले निकलेगा, जो पहले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इन करेगा वही पहले निकलेगा। लेकिन अगर किसी डब्बे में हम आपको डाल दें तो जो लास्ट में इन करेगा वो पहले निकलेगा। तो याद रखिएगा स्टैक जो काम करता है वो लीफो पे काम करता है, क्यू जो काम करता है वो फीफो पे काम करता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों हमारा डेटा स्ट्रक्चर है बच्चों। तो ऐसे इंफॉर्मेशन मैं आपको रेगुलर देता हूं, तो आपको काइंडली ये कह रहा हूं कि आप नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा, तो आपके लिए सेशन कारगर होगा, हर एग्जाम में आपको काम आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। अगला सवाल पूछा गया है, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन द सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड। सीपीयू मेमोरी और वह उपकरण के बीच में संचार लाइन को क्या कहा जाता है। सीपीयू के बारे में आपने सुना है, आपने सीपीयू मेमोरी के बारे में आपने सुना है, वह उपकरण के बारे में सुना है। तो इन बीच के सबके बीच में जो संचार होता है यानी कि कम्युनिकेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है, ये पूछा गया। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू भी है, कंप्यूटर के अंदर रैम भी है, कंप्यूटर के अंदर और भी बहुत सारा कंपोनेंट है। तो सब में जो कम्युनिकेशन होगा यानी सब में जो बातें होगी, अगर कंप्यूटर काम कर रहा है, जैसे मैंने बताया था कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज पे काम करता है, तो सारा कंपोनेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। तो ये जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है ये पूछा गया है। तो यहां पे वनिता का कहा गया है वो पोर्ट होगा, बिल्कुल गलत। मैंने ऑप्शन ऐसा ही सजाया था कि आप फंसोगे, तो ऑप्शन का मेरा यहां पे तगड़ा खेल था। मैंने ऑप्शन को ऐसा कंफ्यूज कर दिया कि मुझे उम्मीद थी कि बच्चे फंसेंगे। बेटा याद रखिएगा जो कम्युनिकेशन लाइन होता है उसे हम लोग बस कहते हैं। बस कहने का मतलब हो गया वायर, बस कहने का मतलब हो गया वायर। याद रखिएगा कि कंप्यूटर में जितना भी ये कंपोनेंट होता है, जितना भी कंपोनेंट होता है वो एक दूसरे से जो जुड़ा होता है वो किसी वायर से जुड़ा होता है, और वायर को हम लोग यहां पे बस कहते हैं। वायर को हम लोग बस कहते हैं। समझिएगा यहां पे दो तरह का बस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एक हम लोग कहेंगे इंटरनल बस और एक कहेंगे एक्सटर्नल बस, ठीक है। एक कहेंगे एक्सटर्नल बस। तो सिंपल सा बात है, मदरबोर्ड के अंदर जो लगा है वो इंटरनल बस है, मदरबोर्ड के बाहर जो लगा है वो मेरा एक्सटर्नल बस है। तो बस क्या है, वायर है। वायर क्या है, तो कम्युनिकेशन लाइन है। तो कोई भी इक्विपमेंट, वो सीपीयू हो, वो रैम हो, या पेरिफेरल कहने का मतलब कीबोर्ड वगैरह हो, तो ये सब के बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो वायर के माध्यम से होता है, यानी कि बसेस के माध्यम से होता है, ठीक है। तो आंसर यहां पे क्या हो गया, बस हो गया। अब बच्चों के दिमाग में यह आएगा कि सर तो फिर पोर्ट क्या होता है। तो पोर्ट क्या होता है बच्चों, समझिएगा, थोड़ा सा सबके बारे में आपको बता देता हूं, एक सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे समझिएगा, ये मेरा, ठीक है, ये मेरा क्या है, मदरबोर्ड है। ये मेरा मदरबोर्ड है, ठीक है, मदरबोर्ड है। ऐसा करके एक बोर्ड रहता है, मदरबोर्ड समझिएगा। मदरबोर्ड में सारा कंपोनेंट लगा है, सीपीयू यहीं है, रैम यहीं पर है, रोम यहीं पर है, सब कुछ इसी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है।
अब साइड में यहां पे बहुत सारा ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम लोग जैसे कीबोर्ड लाके कनेक्ट कर दें, प्रिंटर लाके कनेक्ट कर दें, किसी भी डिवाइस को लाके कनेक्ट कर दें, तो जिस पॉइंट पे डिवाइस कनेक्ट होता है उस पॉइंट को कहा जाता है पोर्ट। पॉइंट को कहा जाता है पोर्ट, समझिएगा, पॉइंट को कहा जाता है पोर्ट, यानी जिस पॉइंट पे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं वो कहा जाता है पोर्ट। और ये सब में जिसमें कनेक्शन हो रहा है इस वायर को कहा जाता है बस, इस वायर को कहा जाता है बस। अब यहां पे एक और सवाल था यहां पे, तो सर पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, पेरिफेरल क्या होता है, ये भी दिमाग में आएगा। तो याद रखिएगा पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, दुनिया का सारा डिवाइस जो कंप्यूटर में अलग से हम लगाते हैं वो पेरिफेरल है। जैसे कि कीबोर्ड आपका पेरिफेरल डिवाइस है, जैसे कि माउस आपका पेरिफेरल डिवाइस है, जैसे कि प्रिंटर आपका पेरिफेरल डिवाइस है, जैसे कि आपका मॉनिटर भी हम लोग बाहर से ही कनेक्ट होता है तो वो मेरा पेरिफेरल डिवाइस। यानी कि दुनिया का वो सारा डिवाइस जो कंप्यूटर में अलग से लगाते हैं उसे हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो सबका अंतर समझिएगा, जो कम्युनिकेशन लाइन है, जो वायर है वो बस हो गया, जो पॉइंट है उसे पोर्ट कहते हैं, और जो डिवाइस अलग से लगाते हैं दुनिया का वो सारा डिवाइस जो एक्सटर्नली सिस्टम में कनेक्ट करते हैं वो हमारा पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये सब पेरिफेरल। अब आपके दिमाग में आएगा सर कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पेरिफेरल नहीं हो सकता, तो बेटा रैम कंप्यूटर के अंदर है तो ये पेरिफेरल नहीं होगा, सीपीयू कंप्यूटर के अंदर है तो ये मेरा पेरिफेरल नहीं होगा, रोम इसके अंदर है तो ये मेरा पेरिफेरल नहीं होगा। तो समझ में आ गया आपको पेरिफेरल का अंतर, आपको समझ में आ गया है पोर्ट का अंतर, आपको समझ में आ गया है बस का अंतर, तो मुझे कमेंट करके बता दो यस सर समझ में आ गया है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। तो ये तीनों के बारे में चर्चा हम लोग कर लिए, अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है तो जितने भी बच्चे हैं एक बार एक बगल में एक लाइक बटन होता है वो कर दो, और दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर दो ताकि अधिकतर बच्चे यहां पे जुड़ जाएं और कंप्यूटर की बेहतरीन क्लासेस है वो मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कैसा इसको डिजाइन किए हैं वो देखो इस प्रश्न को। इन विच रेसिपेंट्स आर विजिबल टू ऑल ऑफ द अदर रेसिपेंट ऑफ द मैसेज, कहने जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ता को भी दिखाई देता है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है। यह ऑप्शन आपने कहां देखा होगा, तो जब आपने ईमेल किया होगा। जिंदगी में अगर किसी को ईमेल किए हैं आप लोग, अगर नहीं किए हैं तो आज जाके कर लेना। ठीक है, ईमेल अगर किए हैं तो ईमेल में आपको यह सब ऑप्शन दिखता होगा 2CC BCC। तो पूछा गया है जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ता को भी दिखाई देता है, यानी कि एक के साथ और भी लोगों को दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। इन विच रेसिपेंट आर विजिबल टू ऑल द अदर रेसिपेंट ऑफ द मैसेज, तो ये कौन सा पार्ट होगा। किसी का कहना है टू, कोई कहना है टॉप, कोई कुछ कुछ भी कह के निकल जा रहे हैं। गंभीर नहीं हो, गंभीर नहीं हो बच्चों, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कोई चैट शो नहीं चल रहा है, ये आपकी पढ़ाई चल रही है। इससे आपके जिंदगी का, आपका करियर का क्या कह सकते हैं किस्मत लिखा जाता है इस क्लास से। ठीक है, तो अगर आपको अपना करियर बनाना है तो काइंडली सीरियस होकर, इसलिए मैं कहता हूं कि हर वो बच्चा यहां पे बैठेगा जो कॉपी और नोट्स ले, यानी मेरे क्लास में आइए कॉपी और नोट्स लेके बैठिए, कंप्यूटर का हर प्रॉब्लम हम आपको रिजॉल्व करके देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा सीसी। अब समझिए कि सर सीसी कैसे होता है। ठीक है बेटा, आप समझिएगा, हम लोग मेल करते हैं तो एक होता है टू, एक होता है सीसी और एक होता है बीसीसी, और नीचे हम लोग एक बार लिखते हैं सब्जेक्ट, भी आपने देखा होगा जब मेल लिखते हैं। ठीक है, आप समझिए इसको कितने अच्छे से, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई मेल है, हम विवेक यानी हमको आप मेल किए हैं, चलिए भाई विवेक सर को मेल कर दिए। ठीक है, अब चाह रहे हैं कि जो मेल हमको किए हैं वो मेल और भी सर को करें। मान लीजिए कि आशुतोष सर को भी मेल कर रहे हैं। ठीक है, और भी सर को मेल कर रहे हैं। मान लीजिए अक्षय सर को भी मेल कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अगर मेल हमको किए हैं और उन दोनों टीचर का नाम आपने यहां पे लिख दिया सीसी और बीसीसी में, तो इससे क्या होगा, वो मेल हमें भी पता होगा कि वो मेल ये दोनों टीचर को गया, यानी कि सीसी में जिसका नाम होता है वो विजिबल टू ऑल होता है, वो विजिबल टू ऑल होता है। ठीक है, वो विजिबल टू ऑल होता है। समझिएगा, जिनका नाम सीसी में होता है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। ठीक है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर मेरा नाम
आपने मेल हमें किया और मेरा नाम लिख दिया टू में, और वही मेल आपका आशुतोष सर, अक्षय सर को भी लिख दिया और उनका नाम लग दिया सीसी में, तो मुझे मालूम है कि ये मेल है, ये तीनों को गया है। लेकिन आपने क्या किया, एक सर हैं अतुल सर का नाम आपने लिख दिया बीसीसी में, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। अब क्या है, मुझे नहीं मालूम है कि ये मेल गया है अतुल सर को ही, यानी कि जो बीसीसी में रहता है वो हमारा हिडन होता है। समझिएगा, पूरा एग्जांपल से मैंने समझा दिया है कि आपने मेल मुझे किया, वही मेल की कॉपी आपने आशुतोष सर, अक्षय सर को भी किया और अतुल सर को भी किया। लेकिन अक्षय सर और अतुल सर का नाम, सॉरी, अक्षय सर आशुतोष सर का नाम आपने सीसी में लिखा, तो मुझे मालूम है कि ये मेल इन दोनों को भी गया है। लेकिन आपने अतुल सर का नाम क्या किया, बीसीसी में डाल दिया, तो मुझे नहीं मालूम है कि ये मेल अतुल सर को भी गया, यानी अतुल सर वाला पार्ट है वो मेरा हिडन है, ठीक है। यानी बीसीसी वाला जो होता है वो मेरा हिडन होता है, यानी सिर्फ सेंडर समझ सकता है, ठीक है, और बाकी लोग वहां पे नहीं समझ सकता है। तो समझ में आ गया सारे बच्चों, सीसी और बीसीसी का मतलब समझ में आएगा। सीसी मतलब कार्बन कॉपी जो विजिबल होगा, और बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो हिडन होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट यहां पे? चलिए, आई होप सर, हाउ मेनी परसेंट नीड क्लास 12 फॉर एसएससी सीजीएल? शंबित विश्वाल में थोड़ा परसेंट, देखो परसेंटेज का वहां लफड़ा है नहीं, सीजीएल में परसेंटेज का लफड़ा नहीं, बस ग्रेजुएशन का लफड़ा है। तो ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गया। यानी तो सवाल हमारा क्या पूछा था यहां पे बच्चों, कि इन विच रेसिपेंट, रेसिपेंट कहने का मतलब है कि जितना एड्रेस लिस्ट में नाम है, विजिबल टू ऑल द अदर रेसिपेंट, टू ऑल यहां पे लिख दिया था, इसीलिए मेरा यहां पे आंसर हो गया सीसी, यानी कि कार्बन कॉपी। अब सब्जेक्ट में क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन जो होता है मेल का, डिस्क्रिप्शन जो होता है मेल का, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेल जो होता है वो सब्जेक्ट में लिखा जाता है, यानी कि अबाउट द मेल, मेल किसके बारे में लिखा जा रहा है वो हम लोग लिखते हैं किसमें, तो सब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा होता है, जैसे कि आप देखा होगा आर्चिव फोल्डर होता है। आर्चिव फोल्डर में क्या होता है, अगर कोई मेल सेव करना चाहते हो तो वो आर्चिव फोल्डर में चला जाएगा। मेल क्रिएट किए हो और सेंड नहीं किए हो तो वो ड्राफ्ट फोल्डर में चला जाएगा। तो इससे करके और भी तरह तरह का हम क्वेश्चन बनाएंगे मेल वाला पार्ट से, लेकिन फिलहाल ये तीनों का डिफरेंस, मेरी कोशिश थी कि ये चारों का डिफरेंस आपको यहां पे समझ में आना चाहिए, टू सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMEI नंबर? बड़ा चेक करते हो भाई, IMEI नंबर बड़ा बताओ तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। IMEI का फुल फॉर्म हर मोबाइल में देखते हो, हर लैपटॉप में देखते हो, तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए तो बच्चों मैं बता दूं इसका जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली क्या है, कोई बता नहीं पाया। ए नंबर, बिल्कुल, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। हर मोबाइल, जितना भी मोबाइल डिवाइस होता है सबका एक नंबर होता है, वो क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। बेसिकली ये 15 से 17 डिजिट का एक नंबर होता है जो आपके मोबाइल को यूनिक बताता है। तो बेसिकली याद रखिएगा, IMEI नंबर जो होता है बेसिकली मोबाइल डिवाइस में होता है, ठीक है। कंप्यूटर में वो नहीं हो सकता, वो किस में होता है, मोबाइल डिवाइस, जो पोर्टेबल डिवाइस होता है उसमें इसका नंबर होता है। तो याद रखिए 15 से 17 डिजिट का होता है। हम लोग #06# करके इसको देख सकते हैं ना। तो ये हमारा 15-17 डिजिट का नंबर जो किसी भी मोबाइल डिवाइस को या मोबाइल डिवाइस को आइडेंटिफाई करवाता है या फाइंड आउट करवाता है, वो इंटरनेशनल हमारा मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो लगभग 15 से 17 डिजिटों का एक अंक होता है। आप जाके देख सकते हो मोबाइल के पीछे ये लिखा होता है। सारे बच्चों का राइट आंसर आ गया, बिल्कुल सही, सब बच्चों ने राइट आंसर किया। अगले सवाल में बोलते हैं, इट इज अ कैरेक्टर हाफ ऑफ द। अब देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन को थोड़ी सी गहराई तक समझोगे तभी जवाब दे पाओगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इट इज अ कैरेक्टर हाफ द, हिंदी में पढ़ते हैं, यह एक मानक वर्ण की ऊंचाई का आधा वर्ण है, ठीक है। मानक वर्ण की ऊंचाई का एक आधा वर्ण है, वर्ण मतलब कैरेक्टर हो गया, और बाकी पार्ट की तुलना में अधिक मुद्रित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। यानी इट इज अ कैरेक्टर हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड कैरेक्टर एंड प्रिंटर हायर देन द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर, वो क्या कहा जाता है, ठीक है। कल इसके बारे में चर्चा किए थे, तो मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप कर पाओगे। ये इस तरह है, मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड, A + B का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो बच्चों मैंने इसको स्टेटमेंट में लिख के लाया, मैं इसको स्टेटमेंट में आपको लेके आया हूं। है क्या ये? तो बेसिकली सर कंप्यूटर में कितना मार्क लाना पड़ेगा, ठीक है, एक बता देता हूं, बिल्कुल ये गलत आंसर है। आंसर हमारे यहां होगा सुपरस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या है? तो आप देख सकते हो, इट इज अ कैरेक्टर, इट इज अ कैरेक्टर हाफ द हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड, हाफ से है ऊपर में, एंड प्रिंटेड हायर देन द रेस्ट, प्रिंटर देन द हायर, सबसे ऊंचा है ना, अगर इसी से आपको पकड़ना होगा, प्रिंटेड देन द हायर देन द रेस्ट, यानी कि मेरा ए प्लस बी था और इससे ऊंचा में है, ये इससे ऊंचा में है, दैट मीन्स हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो गया, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया? सुपरस्क्रिप्ट हो गया, बिल्कुल यहां पे। और अगर यही लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अगर यही लिखा हुआ है नीचे, अगर यहां लोअर लिखा रहता है, यानी कि S2 SO4 अगर हम लोग लिखते हैं, ये लोअर लिखा रहता है, तो उसे हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये सबस्क्रिप्ट है और ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट है। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को बताने के पीछे वजह मेरा ये है कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आप एग्जांपल से तो समझ पाते हो कि चलो भाई ऐसा आप लिख दिए तो सबस्क्रिप्ट हो गया, ये लिख दिए तो सबस्क्रिप्ट हो गया, ये लिख दिए तो सुपरस्क्रिप्ट। लेकिन अगर वही चीज आपको अगर स्टेटमेंट से हम पूछें तो आप कंफ्यूज कर जाते हो। मतलब अगर हम सिंपल सा बात पूछें कि आपको दिखा दें ये कंप्यूटर है, तो आप समझ में आएंगे कंप्यूटर है, लेकिन आपसे कंप्यूटर की अगर परिभाषा पूछ दें तो आप फंस जाते हो। तो चूंकि आपको एग्जाम क्रैक करना होगा तो कंप्यूटर पहचानना तो है ही, साथ ही साथ उसकी परिभाषा को भी जानना है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे डिजाइन किया, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहां पे डिजाइन किया, ठीक है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, ये मुझे जरूर बताइएगा कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चन की भी आवश्यकता है हमें। अब एसएससी जैसे एग्जाम के बारे में सोच रहे हो बेटा, आपके पास इतना बड़ा मतलब समझ रहे हो भारत सरकार का सबसे अच्छा एग्जाम है, उसके बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बारे में भी सोचना होगा। तो बच्चों आते हैं यहां पे, अगर मैं देख पा रहा हूं तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? सुपरस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल। तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू इसका शॉर्टकट की है, याद रखिएगा। और सुपरस्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल, अरे यार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट इक्वल टू है तो सुपरस्क्रिप्ट, और कंट्रोल प्लस इक्वल टू है तो हमारा सबस्क्रिप्ट। लिख लेना साइड में, क्योंकि ये एग्जाम में शॉर्टकट की भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बच्चों आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे क्लास में आइए तो कॉपी और नोट्स लेके बैठिए, आपको बहुत एडिशनल चीजें भी जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। आप वेब सीरीज के जैसा इसे ना देखें, इसको क्लास की तरह देखें। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आते हैं और पढ़ते हैं और इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इस क्वेश्चन पर थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए, तो यहां पे मुन्ना का आंसर, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर किया है, बिल्कुल राइट आंसर है यहां पे। तो राइट आंसर इसका क्या दोस्तों? ये हमारा फॉर्मवेयर होगा। बेसिकली फॉर्मवेयर क्या होता है? बेसिकली फॉर्मवेयर जो हम लोग बायोस कहते हैं ना, टेक्निकली बायोस, तो वो एक तरह का फॉर्मवेयर है। कहने का मतलब वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यानी उसमें कुछ हार्डवेयर का भी गुण है, कुछ सॉफ्टवेयर का भी गुण है। तो राइट आंसर विल बी फॉर्मवेयर इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल, फॉर्मवेयर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज नॉन एज ए फॉर्मवेयर, कहीं लिख लेना, जैसे कि बायोस हमारा। अब सवाल आएगा सर बाकी सारा ऑप्शन भी थोड़ा सा जिक्र कर दे, तो बच्चों बारीकी सारा ऑप्शन समझ लीजिए। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या और ओपनवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिंपल सा बात है, दुनिया आपके पास बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप खरीदते हैं, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री में मिल जाता है। तो दुनिया का वो सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री में मिलता है वो हमारा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो आपको ट्रायल वर्जन में मिलता है, जो आपको ट्रायल वर्जन में मिलता है कि भाई 7 दिन के लिए है, आप 1 महीना का ट्रायल वर्जन ले लो। होता है ना बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो ट्रायल में देता है, जैसे वेब सीरीज देखते हो तो 1 महीना का आपको एक एपिसोड फ्री देगा और बाकी सब परचेज करने के लिए बोलता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो आपको ट्रायल पीरियड के लिए दिया जाता है वो मेरा शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब आएगा सर ओपन सोर्स क्या है बच्चों? तो ओपन सोर्स भी मेरा फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें फर्क क्या है? तो इसके सोर्स कोड को एडिट कर सकता है, सोर्स कोड में एडिट किया जा सकता है, यानी चेंजेस किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर
ओपन सोर्स कहा जाता है जो फ्री में मिलता है, साथ ही साथ उसका सोर्स कोड भी आपको दिया जा सकता है, आप उसे मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो मेरा ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स और फ्रीवेयर दोनों में 80% चीज कॉमन है, दोनों में 80% चीज कॉमन है, दोनों में फ्री ही होता है, लेकिन दोनों में बस एक मेंटली डिफरेंट अंतर ये है कि इसके सोर्स कोड को भी हमें दिया जा सकता है, हम उसमें कुछ चेंजेस किया सकते हैं, लेकिन इसमें सोर्स कोड के अलावे भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं, ये सब फ्रीवेयर में होता है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ओपन सोर्स जो है बेसिकली फ्रीवेयर के अंदर ही आ जाता है। तो ये दोनों में एक टेक्निकली अंतर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब एक बच्चे का सवाल है, सर सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड वो होता है जिस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके वो सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। कहने का मतलब है, अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने हमसे मांगा, ठीक है, अब मैंने उसको डेवलप किया, तो डेवलप किसी में किया, किसी लैंग्वेज में इस्तेमाल करके डेवलप किया। अब मैं वो सॉफ्टवेयर तो साथ ही साथ आपको दे देता हूं, साथ ही साथ वो कोड भी आपको दे दूंगा, यानी आपको अगर मन कर रहा है कुछ चेंजेस करना तो आप अपने प्रोग्रामर से करवा लीजिएगा। तो सोर्स कोड वो होता है जिसमें यूजर प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, यानी यूजर रिटेन कोड जो होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जिस कोड को लिखता है उसे ही सोर्स कोड कहा जाता है, और उसी को उपयोग करके हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। प्रोग्रामिंग करके जो हम लोग कोड लिखते हैं उसे ही सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? एक बार बता दी यस सर समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन द स्टेटस बार इन MS वर्ड 2016? MS वर्ड 2016 में नीचे का जो, हाँ बिल्कुल, अरे सिंपल सा आप इसको ऐसे समझ लो, सोर्स कोड को थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लो कि दो तरह का कोड है। ठीक है, एक कोड ऐसा है, थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूं, अगर दिक्कत है तो समझा देता हूं। ठीक है, समझिएगा, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर किससे बनता है? तो बहुत सारे प्रोग्राम से बनता है, बहुत सारे प्रोग्राम को ऐड करें, और प्रोग्राम जो लिखा जाता है किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। ठीक है, लैंग्वेज जैसे बच्चा बोला C++ और जावा का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। ठीक है, तो हम C++ और जावा का उपयोग करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो हम इस लैंग्वेज, हम लिख रहे हैं ना कोड, तो जो यूजर जो लिखता है कोड, या यूजर जो अंडरस्टैंड कर सकता है कोड को, उसे कहा जाता है सोर्स कोड। ठीक है, उसे कहा जाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड यानी वो कोड जो यूजर समझ सकता है, यूजर लिखता है, उसे कहा जाता है सोर्स कोड। लेकिन अब यह है कि सोर्स कोड मैंने लिख दिया जावा में लिख दिया या किसी में लिख दिया, लेकिन कंप्यूटर अभी भी 10 ही समझता है, तो सोर्स कोड कन्वर्ट होता है 10 में, दैट मींस वो कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड, वो कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। तो आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं, वो कोड जो यूजर समझता है उसे सोर्स कोड कहा जाता है, वो कोड जो कंप्यूटर समझता है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। मेरा समझना और कंप्यूटर को समझने में जमीन आसमान का अंतर है। कंप्यूटर अभी भी कोई चीज अगर हम हाई भी लिखते हैं मैसेज, तो उसको 1010 ही समझता है, लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए कि अगर आपसे पूछे कि बताओ बेटा आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे मेरा नाम 1001 मैं समझ पाऊंगा? नहीं समझ पाऊंगा, या कि मेरे समझने लायक वो कोड नहीं है। तो वो कोड जो हम समझ सकते हैं वो ये वाला है। वही अपना नाम आप सोर्स कोड में लिख दो कि सर माय नेम इज प्रिंट दिस, तो हम समझ जाएंगे कि आउटपुट आपका नाम आ रहा है, तो वो सोर्स कोड हो गया। और ऑब्जेक्ट कोड जो कंप्यूटर समझता है वो ऑब्जेक्ट कोड हो गया, जैसे कि मशीन लैंग्वेज। बिल्कुल सही आंसर। अब समझ में आ गया बेटा? अब समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलिए, थोड़ा आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, आप छोटे छोटे चीजों को लेके नहीं बढ़ सकते हैं। अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पे क्या है, इसका जवाब दीजिए। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन स्टेटस बार इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में इनमें से स्टेटस बार में क्या नहीं होता है? स्टेटस बार में क्या नहीं होता है ये पूछा गया है। ठीक है, अब आपको थोड़ा दिखाता हूं कि स्टेटस बार क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ऑल ऑफ द पूछा है ना, तो बिल्कुल बच्चों अगर याद रखिएगा तो क्या होता है, ऑल ऑफ द एबव होता है। ऑल ऑफ द एबव होता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको स्टेटस बार दिखा देता हूं।
आप ये वर्ड देख रहे हो, ये वर्ड का फाइल मैंने अभी ओपन किया, ठीक है, एंकर ये, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ये है स्टेटस बार, नीचे देखिएगा, एक सेकंड, यहां लिखा है पेज नंबर लिखा है, वर्ड लिखा और लैंग्वेज लिखा है। तो ये नीचे की जो पट्टी में आपको दिख रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, ये नीचे की पट्टी में जो दिख रहा है पेज नंबर, वर्ड नंबर और ये लैंग्वेज, तो इसे ही कहा जाता है स्टेटस बार। आप नीचे देखिए यहां पे, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूं, देखिए ये नीचे है ना, पेज नंबर लिखा है, वर्ड लिखा हुआ और यहां पे आपका लैंग्वेज लिखा है, यही हमारा कहा जाता है स्टेटस बार। तो इसी के बारे में पूछा गया था आपके सवाल में, ठीक है, तो इसी के बारे में आपसे पूछा गया था। तो बच्चों कौन सा होता है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अब समझ में आ गया कि स्टेटस बार क्या होता है। आप जाके नीचे वर्ड में देखिएगा, वहां पेज नंबर भी होता है, लैंग्वेज भी होता है और वर्ड काउंट भी होता है। दैट इज कॉल्ड द स्टेटस बार, यानी ऑल ऑफ द अबव। स्टेटस बार क्या होता है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट का करंट स्टेटस बताता है कि आप किस पेज पे काम कर रहे हैं, कितने वर्ड पे काम कर रहे हैं, कौन सी भाषा में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो तो क्या बताता है, आपका करंट स्टेटस बता, नहीं आई एम ट्रेवलिंग टू दैट, आई एम स्टडिंग, मैं अभी क्लास ले रहा हूं। कभी स्टेटस में क्लास लगाए हो कि नहीं, अभी हम क्लास ले रहे हैं, वो सब नहीं लगाओगे। कभी घूमने जा रहे हो वो स्टेटस लगा दोगे, ठीक है। तो पढ़ाई सब छुपाना चाहता है, लेकिन ये आपको नहीं करना, आपको अपनी पढ़ाई को दिखाना है। कभी स्टेटस लगा दो कि आई एम वॉचिंग कंप्यूटर क्लासेस, आई एम मेकिंग नोट्स ऑफ कंप्यूटर, ऐसा स्टेटस लगाओ। कभी कभी ये भी काम करो, पढ़ाई छुपाने वाली चीज थोड़ी ना होती है। चलिए, तो आज से स्टेटस लगाना शुरू कीजिए कि आई एम वॉचिंग कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्लास पे। अगला सवाल कौन सा है, अगला कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं यहां पे। यहां तक किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। विच वन नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो एक नेटवर्किंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो एक नेटवर्किंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए। चलिए, तो आज सबका स्टेटस लग जाना चाहिए। बिल्कुल, जीडी के बारे में बताएंगे अभी, थोड़ा सा जीडी के बारे में अभी हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जीडी का तो भाई हम लोग मैराथन चला रहे हैं, उस पर सारी चीजें बता रहे हैं, बीच बीच में सेशंस दे रहे हैं जीडी के बारे में, वहां बता रहे हैं। अच्छा, कुछ भी राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं, रुक जाओ, मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं, फिर मैं आपका क्वेरी लूंगा। रणधीर वगैरह जो भी बच्चे हैं, मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन पहले इसको हमको सॉल्व करने दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या, वो हमारा है क्या, तो प्लॉटर। प्लॉटर हमारा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। नहीं समझ में आया। इनमें से कौन, विच वन नॉट एन ऑफ एग्जांपल नेटवर्किंग डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो बच्चों हमारा प्लॉटर जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये कैसा डिवाइस है, तो बच्चों याद रखिएगा, ये कैसा डिवाइस है, तो बेसिकली जो बड़े बड़े बैनर बनते हैं, बड़े बड़े बैनर और फ्लैक्स जो बनता है, वो प्लॉटर से डिस्प्ले होता है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा खड़ा होते हैं और क्लियर करते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है, ये नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपको नेटवर्क समझना होगा कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क सिंपल सा बात है, अगर दो कंप्यूटर आपके पास है, दो कंप्यूटर का आपस में जोड़ते हैं और वो सब में मैसेज आदान प्रदान होता है, तो वो नेटवर्क है, ठीक है। अभी आपका मोबाइल YouTube के माध्यम से हमसे जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स आप नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्क क्या है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर का संग्रह और ऊपर उसमें मैसेज का आदान प्रदान हो, सूचना का आदान प्रदान हो, तो उसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई सर, नेटवर्क है। तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए बहुत अलग अलग तरह का डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके घर में लगा होगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा है ना सबके यहाँ, जियो फाइबर लगाते हो या कोई भी और ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो बेसिकली वो आपका राउटर है। राउटर का काम क्या होता है, तो राउटर का काम होता है दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना। अगर मान लीजिए लैन एक नेटवर्क है और मैन एक नेटवर्क है,
अगर ये दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना है, या वैन और लैन को जोड़ना है, मैन और वैन पैन को जोड़ना है, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं राउटर का। ठीक है, मामला समझ में आ गया। अब समझ में आया सर ब्रिज का क्या यूज है। तो बच्चों ब्रिज का यूज होता है अगर सिमिलर लैन को कनेक्ट करते हैं, सिमिलर लैन को कनेक्ट करते हैं। अब ये आपके दिमाग में आएगा सर ये सिमिलर लैन क्या होता है। आप इसको ऐसे समझिए, लैन कहने का मतलब ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क बन रही है उसे हम लोग लैन की संज्ञा देंगे। अब एक बिल्डिंग में मान लीजिए कि मेरा एक फ्लोर पे एक ऑफिस है और दूसरे फ्लोर पे एक ऑफिस है, तो एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहा जाता है कनेक्ट टू सिमिलर लैन। सिमिलर लैन को अगर जोड़ना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रिज के मामले में। मामला समझ में आ गया डिवाइस, यहां तक समझ में आ गया। दोबारा मैं बताता हूं कि बेसिकली नेटवर्क क्या है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। अब इस नेटवर्क को बनाने के लिए अलग अलग का बहुत सारा डिवाइस लगता है, जैसे कि हमारा राउटर जो आपके घर में लगा है कनेक्टिविटी के लिए। तो राउटर का बेसिकली काम क्या होता है, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना। जैसे लैन और वैन, मेरे घर में जो लैपटॉप मेरे घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, नोटबुक है, टीवी है, ये एक लैन कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस लैन से मेरे घर में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया और जुड़ गया, तो उस ब्रॉडबैंड को मेरे घर में जोड़ा कौन, तो मेरा राउटर जोड़ा। तो राउटर का काम है वैन को लैन से जोड़ना। वो इंटरनेट तो बहुत बड़ा था, तो वो वैन था, उस वैन को लैन से जोड़ने का काम था, वो कौन किया, तो वो मेरा राउटर किया। इसी तरह स्विच एक डिवाइस है जिसका काम होता है सिमिलर लैन को कनेक्ट करना। इस तरह हर डिवाइस का अलग अलग काम होता है। समझ में आ गया। अगर किसी को क्वेरी है तो ड्रॉप करो, मैं उस क्वेरी का जवाब दूंगा, क्योंकि एक दिन में एक ही चीज सीखो लेकिन पूरा सीखो। अगर हम यहां पे सारे क्वेश्चन का आंसर देते चले जाएं कि एक का आंसर 2 है, 2 का आंसर 3 है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक फायदेमंद नहीं हो पाएगा। आप मेरे साथ यहां अगर आधा घंटा 40 मिनट का समय बिताते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा ये दायित्व बनता है कि आपको क्वेश्चन आंसर तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन उस टॉपिक को पूरा क्लियर करें जो इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ये था आज का। यहां देख सकते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला सवाल यह है, फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज www वाज क्रिएटेड बाय। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रणधीर का सवाल आया है। गुड मॉर्निंग सर केवीएस पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल में डीएलएड है और 12th किसका मार्क्स और सब्जेक्ट लिखना है। देखो, जहां तक एक बच्चा केवीएस के बारे में पूछ रहा है तो मैं बता दूं, जहां पे 12th की बात आती है तो 12th जो आपका प्राइमरी स्कूल का जो टीचर होता है उसमें किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नहीं, वो ऑल सब्जेक्ट का है, तो आपको ऑल परसेंटेज वहां पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो वो ऑल सारा आपका कितना परसेंटेज आया 12 में वो वहां पे स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, हो गया। और कोई सवाल? चलिए, तो इस बच्चे का यहां पे अगर आंसर किया जाए तो बिल्कुल सही। www की खोज किसने की थी, तो टिम बर्नर्स-ली ने की थी। टिम बर्नर्स-ली भाई साहब थे जिन्होंने www की खोज की थी, जिसको पहला ब्राउजर कहा जाता था। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर वो कौन सा है, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर, तो वो मेरा होता है मोज़ेक। वो मेरा क्या है, वो मेरा मोज़ेक है, पहला ग्राफिकल ब्राउजर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बताते हैं कि और सब चीज कि सर रे टॉमिल्सन कौन थे। तो याद रखिएगा, जिन्होंने फर्स्ट ईमेल भेजा था, बच्चों जिन्होंने फर्स्ट ईमेल भेजा था उसे रे टॉमिल्सन कहा गया। जेम्स गॉसलिंग थे जिन्होंने जावा की खोज की थी, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो खोज की थी वो जेम्स गॉसलिंग भाई साहब थे। ठीक है, तो सबका नाम यही है। चलिए, तो ये कुछ सवाल है जो मैंने आपके साथ जिक्र किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारे सवाल आज सीखे होंगे, बहुत सारी नई नई चीजें आपको मिलना होगा। मैं हमेशा कहता हूं अगर मेरी क्लास में आते हो तो कॉपी और नोट, मतलब हमेशा पेन और कॉपी लेके बैठो। अतिरिक्त चीजें दे के भेजूंगा, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इतना से ही आपको कवर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम नजदीक है इसलिए मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और सिर्फ मॉडल पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड और भी जानकारी दे रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सारी जानकारी मैं आपको इस सेशन में देता हूं। तो काइंडली 11:30 बजे पेपर और कॉपी लेके यहां पे बैठिए, आपको यहां पे रिलेवेंट कंटेंट देके यहां पे मैं भेजूंगा। चलिए, अब मैं अगर बात करता हूं अगला सेशन में, तो ये क्वेश्चन हो गया। समय भी समाप्त हो रहा है, तो जाते जाते थोड़ा सा कैसा लगा सेशन, मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अब एक बच्चे का कंसर्न आया है,
अब एक बच्चे का कंसर्न ये आया है कि सर एसएससी सीजीएल का अगर हमको 2023 का प्रिपरेशन करना है तो कैसे करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वो बच्चे जो 2023 का लक्ष्य लेके बैठे हुए हैं कि नहीं सर मुझे 2023 का एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि साल का आगाज हो चुका है। और साल का आगाज होते के साथ ही आपको यह भी पता है कि आपको वहां पे मिला है क्या, तो आपको मिला है कैलेंडर। एक बहुत बड़ी बात है कि आपको कैलेंडर मिल चुका है 2023 का, यानी कब क्या होने वाला है ये ऑलरेडी आपको पहले से पता है। अगर आपको पहले से मालूम है कि किस दिन को क्या होने वाला है, तो आपको बस उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। तो इसी तरह अगर आपको एसएससी आपका लक्ष्य है कि नहीं सर 2023 के सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा ये वाला कोर्स पैक, एसएससी महापैक। बच्चों एसएससी महापैक की खासियत यह है कि यहां पे हर की क्लासेस यानी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस ये सबकी इंडिविजुअल क्लासेस आपको यहां पे प्रोवाइड की जाती है। यानी एक ही वो छत है जिसके अंदर सारे एसएससी की क्लासेस आती है, वो है हमारा एसएससी महापैक। यहां पर सीजीएल के अगर 5 बैचेस हैं, उदाहरण के तौर पे जिन बच्चों के पास महापैक का अभी इनरोलमेंट है, वो यहां पर सीजीएल टीयर 2 का अलग से आपको एनरोलमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आपको अलग अलग कोर्स में एनरोल करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंगल एक कोर्स में एनरोलमेंट करते हैं एसएससी महापैक में, और एसएससी के सारे कोर्सेज आपको यहां पे अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहना है यहां पे कि वो बच्चे जो टारगेट है कि नहीं सर 2023 में हमें सिलेक्शन लेना है, तो काइंडली यहां पर एसएससी महापैक में इनरोल जरूर करा लीजिए, क्योंकि यहां पे क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है। और अभी आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम है, जीडी तो 10 तारीख को होने वाला है, लेकिन सीएचएसएल बहुत बड़ा एग्जाम है और वो आपके सामने पड़ा हुआ है। तो अच्छे से यहां पे हम तैयारी करेंगे और बहुत मन लगा के तैयारी करेंगे, और सबसे कहना बात है मेहनत करेंगे। आपको मेहनत करने वाले एटीट्यूड यहां पे डेवलप करना होगा। अगर वो डेवलप हो गया तो आपका सिलेक्शन होएगा ही वहां पे। चलिए अब थोड़ा सा यहां पे और बात कर लेते हैं कि सर अगर इस कोर्स से हम जुड़ना चाह रहे हैं तो जुड़ेंगे कैसे। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, वो बच्चे जो एसएससी महापैक से जुड़ना चाहते हैं, करना कुछ नहीं है, आपको यहां पर जाना है और यहां पे टाइप करना है अड्डा 24/7 का साइट। ये साइट आपका आ जाएगा और साइट में जाके आप देख सकते हैं ऑल कोर्सेज में बहुत सारे जितने भी कोर्सेज हैं, आपका जो टारगेट लक्ष्य है वो है एसएससी। आपको एसएससी में जाना है और एसएससी महापैक पे क्रैक करना है। आप देख सकते हो एसएससी महापैक के इतने सारे कोर्सेज हैं, मैंने आपको इसके बारे में रिकमेंड किया एसएससी महापैक। आप जैसे यहां पे जाते हो आपको ये कोर्सेज दिख जाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज यहां पे लिखा हुआ है। उतना समय नहीं कि इसके बारे में, लेकिन ये समझिएगा बिल्कुल एक कुणाल का कहना है कि सर मेरा सीजीएल टीयर 2 में 83 अटेम्प्ट हुआ, 80 राइट है। दैट्स कांग्रेट्स बच्चा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। थोड़ा सा यहाँ पर और देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं बता दूं इस कोर्स के बारे में। यहाँ पे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और स्टेनो सीपीओ ये सबकी एग्जाम है। दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, इन सारे एग्जाम का कवर होता है किस में, तो वो हमारा एसएससी महापैक में। एक ही कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि सर जुड़ना कैसे, तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि ये कोर्स है, अभी आप देख सकते हो एक प्राइस इसकी कितनी दी गई 12,999 रुपए। लेकिन यहां पे जैसे आप कूपन कोड लगाते हो Y706, इस कूपन कोड को जैसे अप्लाई करते हो ये फी हो जाता है 2900 रुपया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मात्र 2900 रुपया खर्च करके 1 साल की वैलिडिटी आपको यहां पे मिलती है, और यहां पर आप जुड़ते हैं एसएससी की कंप्लीट क्लासेस के लिए। मुझे जहां तक मालूम है कि हर बच्चा सीएचएसएल को भी अप्लाई करता है, और अभी अगर एमटीएस की वैकेंसी आ जाएगी तो एमटीएस को भी अप्लाई करेगा। तो अलग अलग इनरोलमेंट ना करके एक हम इनरोलमेंट कर लें और शिद्दत से तैयारी में लग जाएं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी को ध्यान में एक मैं आपको यहां पे गाइड करना चाहूंगा कि गाइज आप यहां से जुड़े और एसएससी की कंप्लीट क्लासेस वहां पे आप शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी सीएचएसएल का बैच वहां पे रनिंग है। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये मार्गदर्शन आपको पसंद आएगा और आप तैयारी जल्दी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो जितना लेट करेगा उसको उतना नुकसान होगा। चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। मैं इसी समय मंडे को मिलेंगे और फिर इसी तरह कुछ बेहतरीन सवाल है जो आपके साथ जिक्र करें। तो काइंडली आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो आप इस कोर्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं और Y706 का इस्तेमाल करके आप इसमें एक 78% तक का यहाँ पे छूट पा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।